एमआरएफ इंडिया का सबसे महंगा स्टॉक, क्या ये 50,000 के लेवल पे आएगा? आंसर है नहीं। अगर दोस्तों आप सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर सुनने के लिए आए थे तो आप चले जाइए, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आगे का टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने इस कंपनी के स्टॉक को बाय किया हुआ है ऊपरी लेवल्स पे 90,000 95,000 के लेवल्स पे जिन्होंने बाय किया हुआ है, वो परेशान हो रहे हैं। लगातार 2 दिन से जो है 10% तक स्टॉक गिर चुका है, तो वो सोच रहे हैं कि यार ये क्यों गिर रहा है, कहाँ तक ये गिरेगा। उनको उनका आंसर चाहिए तो आप वीडियो में बने रहिए। और अब बात करते हैं उनकी, जो लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करना चाहते हैं कि ये कम से कम प्राइस पे आ जाए जहाँ पे हम इसमें एंट्री कर सकें, इजीली हम राइट कर सकें इसके स्टॉक पे, तो वो लोग भी अगर आंसर चाहते हैं तो वो भी वीडियो में बने रहिए। दोस्तों एमआरएफ का जो स्टॉक है लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक गिरता आ रहा है। अपने ऊपरी लेवल से जहां पे ये था रिजल्ट आने से पहले, वहां से 10% तक ये गिर चुका है। क्या इसके रिजल्ट इतने खराब आए हुए थे और ये कहां तक गिर सकता है? और इसके रिजल्ट एक्चुअल में कैसे थे, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसके वैल्यूएशंस कैसे हैं, इसके कोविड का इसके बिजनेस पे कैसा इंपैक्ट पड़ा हुआ है, और इसका फ्यूचर आउटलुक क्या है, इसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, तो इन्हीं विषयों पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों एमआरएफ के बिजनेस मॉडल के बारे में तो हमारे को पता है, ये कार वगैरह के, 2 व्हीलर के, ओटीआर के, ट्रक्स वगैरह के टायर वगैरह बनाती है और इसका जो बिजनेस है ऑलमोस्ट हर स्टेट में इंडिया के है। तो ये एक तरीके से पूरे टायर मार्केट की जो है मार्केट लीडर है। तो इसके बिजनेस के बारे में हम लोग एक दूसरे से चर्चा करें तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि हम सब लोगों को इसके बिजनेस मॉडल के बारे में पता है। तो आगे चलते हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट हम देख लेते हैं कि किस तरीके का इसने परफॉर्म किया हुआ है। तो दोस्तों पहले हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट को देख लेते हैं कि इसने कैसा परफॉर्म किया हुआ है दिसंबर क्वार्टर में और मार्च क्वार्टर में। तो दिसंबर क्वार्टर में इसने 4641 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और मार्च क्वार्टर में इसने 4816 करोड़ का रेवेन्यू किया हुआ है, यानी कि 3% का इसमें जंप है, 3.77% का, यानी कि ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसने जो है 976 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था लास्ट क्वार्टर में, जो कि 766 करोड़ इसका घटके हुआ है, यानी कि इसमें 21% की गिरावट है। और अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 66 करोड़ से 76 करोड़ इसने पे किया हुआ है, यानी कि 15% का इंटरेस्ट इसने ज्यादा पे किया हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम वगैरह नहीं है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 520 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने दिसंबर क्वार्टर में किया था, जो कि अभी 332 करोड़ किया हुआ है इस क्वार्टर में, यानी कि 36% का इसमें गिरावट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो 21% जो थे मार्जिन इसके दिसंबर क्वार्टर में थे, जो कि घट के मार्जिन में इसका जो एक अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ा हुआ है 15.91%, यानी कि 5% की मार्जिन में इसमें गिरावट है। आगे चलते हैं, इसके ईयर ऑन ईयर का डेटा देखते हैं। पिछले साल इसका जो सेल था दोस्तों 16,239 करोड़ था, जो इस साल 16,163 करोड़ हुआ है, यानी कि फ्लैट है, 0.47% का मामूली गिरावट है। और एक अच्छी बात इसमें देखने को मिल रही है दोस्तों, ये जो सेल है कोविड वाले साल में कंपनी ने मेंटेन करके रखी हुई है। 3 महीने 4 महीने के लिए इस साल में लॉकडाउन लगा हुआ था, उस स्ट्रिक्टली वो भी लोग निकल नहीं रहे थे घर से बाहर, है ना, तो उसके बावजूद भी कंपनी के जो गाड़ियों की सर्विसिंग नहीं करा रहे थे। भाई साहब गाड़ियों की सर्विसिंग कैसे हुई जब चली ही नहीं गाड़ी? लोग जितना निकलते, कितना ट्रैफिक जाम लगा रहता है। लॉकडाउन के टाइम में रोड खाली पड़े हुए थे, लोगों ने अपनी सर्विसिंग वगैरह करवाई नहीं, लोगों ने टायर वगैरह चेंज करवाए नहीं, फिर भी कंपनी ने पिछले साल की जो सेल है उसको मेंटेन रखा। अच्छी कंपनी की यही क्वालिटी होती है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है, कंपनी के ग्रोथ में इसने कोई रुकावट नहीं करी, अच्छी बात। आगे चलते, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका लास्ट ईयर 2374 करोड़ था, जो कि बढ़ के 2942 करोड़ हुआ, यानी कि 23% का इसमें जंप। इंटरेस्ट में इसने 292 करोड़ से 274 करोड़ किया, यानी कि इसको भी इसने कम किया 6% तक। नेट प्रॉफिट में जरूर इसको थोड़ा सा कम हुआ है, 1422 करोड़ से 1277 करोड़, यानी कि 10% का इसमें गिरावट जरूर हुआ है। बट क्या है कि खर्चे वगैरह ज्यादा हो गए होंगे, तो उसकी वजह से ये हो गया। मार्जिन वगैरह देखो इसने अच्छे खासे इंप्रूव किए हुए हैं, 14.62% इसका मार्जिन पहले था, अभी जो है 18.20% है, यानी कि साल दर साल में इसने अपने मार्जिन वगैरह इंप्रूव किए हुए हैं। 3.58% का इसमें जंप है। अब बात करें अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है इसमें नॉन इंस्टीट्यूशन है, यानी कि प्रमोटर का होल्डिंग कम है, इसमें 27% का प्रमोटर का स्टेक है। प्लेज वगैरह प्रमोटर का कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड का जो है इसमें 7.74% का स्टेक है। एफआईआईज का इसमें 13.48% का स्टेक है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की अगर बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी जो है इसका 10.39% का स्टेक है इसमें। प्रमोटर ग्रुप की जो कंपनी है वो फाइनेंस वगैरह का काम भी करती है।
हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो मोवी फाउंडेशन का जो है इसमें हाईएस्ट स्टेक है पब्लिक में 11.97%। और रिटेल इन्वेस्टर्स का इसमें सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर कंपनी में, 44.4% का स्टेक जो है रिटेल इन्वेस्टर्स का है। अब इसके पास्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें दोस्तों तो 1 डे में ये 1% तक गिरा हुआ है, 1 वीक में 2%, 1 मंथ में 5%, 3 मंथ में 6% गिरा हुआ है, 6 मंथ में 3% का रिटर्न दिया है, ईयर टिल डेट में 7% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 27%, 2 ईयर में 46%, 3 ईयर में 7%, 4 ईयर में 15%, 5 ईयर में 150%, 10 ईयर में 1087%, 1087%, यानी कि 12 गुना 10 साल में ये कंपनी हो गई है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती हैं, अच्छी वाली। अब थोड़ा सा दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। एमआरएफ लिमिटेड कंपनी का नाम है, 81,531 से इसका जो है करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। इंडिया का सबसे महंगा स्टॉक है दोस्तों ये स्टॉक प्राइस के हिसाब से। अगर मार्केट कैप वाइज देखा जाए तो 36,219 करोड़ की एक कंपनी है, जो कि सबसे महंगी नहीं है। एंटरप्राइज वैल्यू की अगर बात की जाए तो 36,477 करोड़ इसका जो है एंटरप्राइज वैल्यू है। नंबर ऑफ शेयर्स इसके कम है, इसकी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है वो ज्यादा है, 42 लाख इसके खाली शेयर्स है। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो 27 का पी है, प्राइस टू बुक इसका 2.5 है, फेस वैल्यू इसका 10 है, कैश इसके पास में 1100 करोड़ है, बुक वैल्यू इसका 31,073 का है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.12% है, जो कि ये भी काफी ज्यादा होता है, 143 है, 143 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इस फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट इसका आया हुआ है, यहाँ पे डिविडेंड इसने अनाउंस किया हुआ है अभी। डेट इसकी बात करें तो डेट इसके पास में 1365 करोड़ है, प्रमोटर होल्डिंग 27% है, ईपीएस इसका 2945 रुपए है, आरओसी इसका 12% है, आरओ इसका 12% है। सेल्स ग्रोथ इसमें ज्यादा दिखा नहीं रहा है क्योंकि ईयर जो है खराब गया, तो सेल्स ग्रोथ ऑब्वियस सी बात है खराब ही जाएगा। प्रॉफिट ग्रोथ इसमें पॉजिटिव में दिखा रहा है, बट ये डेटा जो है पिछले साल का है। अभी फिनस्टार इसमें जो है 3 मिले हुए हैं। अब अगर इसके पीयर्स के साथ में इसके पी को कंपैरिजन करें दोस्तों, तो इसका जो पी है ज्यादा ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये एक टॉप लेवल की कंपनी है, तो ज्यादा के पी पे, प्रीमियम पे ये कंपनी ट्रेड करती हैं जो अपने लीडर होती हैं अपने फील्ड में। जैसे कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का पी है 37, इससे ज्यादा इसी का पी है खाली 27 का इसका पी है। अपोलो टायर्स का 42 का पी है, सीएट का 12 का पी है, जेके टायर का 10 का पी है, टीवीएस श्री चक्रा का 20 का पी है, और क्रिप्टन इंडस्ट्री का जो है 7.46 का पी है। यानी कि इसका एक तरीके से अगर देखा जाए तो 2 इसके ऊपर है, 4 इसके नीचे है। तो अगर इसको कहना चाहें आप एवरेज, तो एवरेज भी कह सकते हैं। अब अगर इसके पास्ट 5 इयर्स के परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो इसने कुछ खास ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं है। 2016 में इसने 20,000 करोड़ की सेल जरूर करी थी, लेकिन उस लेवल को अभी भी ये नहीं छू पाई हुई है। रीजन इसका है कि ऑटो जो इंडस्ट्री है, ऑटो एंसिलरीज की जो इंडस्ट्री है या फिर टायर इंडस्ट्री है, वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई थी 1-2 साल में। हालांकि अगर 2017 के बाद में देखा जाए तो लगातार ग्रो कर रही है कंपनी, 13,000, फिर 14,000, फिर 16,000, फिर 16,000, एक तरीके से ग्रो कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए, इसको कंपेयर किया जाए 2016 से, तो ये थोड़ा सा जो है ज्यादा इसने सेल करी थी, तो इसके मुकाबले आपको जो है ये कम दिखाई देगा। अब ये कंपनीज ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अब रिवोल्यूशनरी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, तो इस तरीके से जो है अभी आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है ग्रो कर सकती हैं। अब इसको थोड़ा और पैरामीटर्स पे चेक किया जाए दोस्तों, तो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर है ये स्टॉक, एफडी रेट से अच्छे रिटर्न नहीं दिए, डिविडेंड ज्यादा दिया नहीं है कंपनी ने, एंट्री पॉइंट अच्छा है, रेड फ्लैग वगैरह कुछ भी नहीं है। अब बात आती है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमको करना क्या चाहिए। करना क्या चाहिए, देखो इसका जो आंसर है वो काफी टफ हो जाता है जब ये स्टॉक लगातार नीचे गिरता दिखाई दे रहा हो। अगर मैं अभी बोलूं कि ये स्थिर हो जाएगा कल, तो ये मेरी बात जस्टिफाई नहीं होती, इसलिए मैं इस बात को चेंज करूंगा और जो एक्चुअल बात है वो आपको बताऊंगा। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, यहां पे दिखाई दे रहा है 76,049 पे। ठीक है दोस्तों, 76,049 के आसपास में, यानी कि 76,000 के आसपास में अगर ये स्टॉक आता है तो अच्छा खासा इसमें करेक्शन हो जाएगा। तब हम ये मान सकते हैं कि ये जो स्टॉक है पूरी तरीके से करेक्ट हो गया है, अब हम इसमें नई एंट्री कर सकते हैं। नई एंट्री करने के लिए वो लेवल सबसे बढ़िया रहेगा, धीरे धीरे आप एंट्री कीजिए। अगर आप एमआरएफ का स्टॉक लेने वाले हैं, 10 स्टॉक आपको लेने हैं, तो 2 स्टॉक आप यहां पर खरीदिएगा, और उसके बाद में ऊपर बढ़ना चालू कर दे तो कोई बात नहीं, अगर आगे बढ़ना चालू कर दे तो आप 2 और ऐड करो, नीचे आए तो फिर 4 ऐड करो, क्योंकि नीचे आना और ज्यादा रहेगा और वैसे आएगा नहीं यहां से आप नीचे। और अगर कंसोलिडेट होता रहे थोड़ा आगे आगे तक, तो आप बराबर लेवल में 2-2 करके आगे तक आप बाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात उनकी कि जिन्होंने ये स्टॉक होल्ड किया हुआ है अभी तक, तो उनको मैं अभी अब सलाह दूंगा कि आप होल्ड ही करके रखो। अगर आपको सेल करना था तो पहले सेल कर देना चाहिए था। अब आप अगर होल्ड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो वैसे भी आपको ये 10-20-5% से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप एक
स्विंग ट्रेड वगैरह कर रहे थे या फिर 1 साल के लिए आपने रखा हुआ था, तो आप कोई दिक्कत नहीं, अब नीचे करेक्ट हो चुका ऑलमोस्ट ये। अगर आप यहाँ पे सेल करोगे उसके बाद में अगर ये नीचे नहीं गिरा तो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एक क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा पछतावा होगा उसका। उतना पछतावा तो आपके शेयर के प्राइस को कम होने का भी आपको नहीं हो रहा होगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, तो इससे बढ़िया आप इसको होल्ड करके रखो। और हो सकता है यहाँ से नीचे ना आए, है ना। एक तरीके से ये भी इसका सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहला सपोर्ट यही बन रहा है अभी। एक तरीके से अगर हम बताएं, मैं पहले आपको यही बोलने वाला था कि यही लेवल है, यहाँ पे आ चुका है, अब कोई नीचे आएगा नहीं है करके, है ना। लेकिन ये नीचे गिर रहा है, तो गिरते हुए स्टॉक पे ये कह नहीं सकते, क्योंकि अगर ये स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे 4-5 दिन कैंडल अगर लगातार इसमें स्ट्रेट बनी, यानी कि कंसोलिडेट हो गई, तो मैं आपको स्ट्रांगली कह सकता हूं कि ये स्टॉक अब नीचे नहीं आएगा। और रही बात इस कंपनी के ग्रोथ की, तो दोस्तों अभी आप देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो जमाना है वो आने वाला है अभी, ठीक है। इस जो इंडस्ट्री है ना, ऑटो इंडस्ट्री है या फिर टायर इंडस्ट्री है, टायर इंडस्ट्री तो वैसे भी एक तरीके से एफएमसीजी तरीके की इंडस्ट्री है दोस्तों। नई गाड़ियां नहीं भी आएंगी तो टायर तो चेंज करवाता ही आदमी, सर्विसिंग वगैरह तो करवाता ही आदमी। तो ये एक तरीके से एफएमसीजी सेक्टर ही समझ लो इसको आप। एग्री या एफएमसीजी या जो इस तरीके के सेक्टर होते हैं ना, जो सदाबहार सेक्टर होते हैं, वो ये सेक्टर भी एक तरीके से ऐसा ही है। ये ऑटो सेक्टर में इसको हम नहीं ले सकते कि ऑटो कंपनी के हिसाब से चलेगा करके। सर्विसिंग तो करवाएंगे ही जो गाड़ी के ऑनर वगैरह लोग हैं वो सब। तो ये बात है। कौन कहता है भैया कि मार्केट अभी बहुत ऊपर चला गया है? हम लोग अभी 2008 के लेवल पे ही हैं। आप भी बोल रहे होगे यार ये पागल हो गया है, क्या बोल रहा है। सच बोल रहा हूँ मैं, 2008 के लेवल पे ही हैं हम अभी। 2008 पे जो क्रैश हुआ था उसके बाद में अगर निफ्टी को डॉलर टर्म में अगर देखो आप, तो कितना बड़ा हुआ है। डाउ जोन्स वहां से कहां पहुंच गया, 10 गुना हो गया। लेकिन निफ्टी अभी उतना ही का उतना ही है। उस टाइम पर जो रुपीस का जो प्राइस का जो वैल्यू था वो कितना था, 35-40 के आसपास था, इससे आधा था। यानी कि अभी ये मानो कि अगर डॉलर टर्म में देखा जाए तो निफ्टी जो है उस टाइम के हिसाब से अभी कितना है, 15,000-16,000 है, तो 8,000 के लेवल पे है निफ्टी उस टाइम पे। और 2008 में कितना था, 8,000 के लेवल पे था, 6,000 के लेवल पे था, 2,000 तो पॉइंट बढ़ा हुआ है डॉलर टर्म में अगर देखो तो संभावनाएं अपार है इंडस्ट्री में, खासकर काफी अच्छी संभावनाएं हैं। सेंसेक्स जो है इस साल 1 लाख टच करने वाला है, इस साल नहीं तो अगले साल तो कर ही लेगा। ये है संभावनाएं, मतलब काफी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल्ड एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप ये चेक नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं दोस्तों। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि हमने कंपनीज के टोटल इसमें फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसमें आपका बेनिफिट क्या रहेगा, कंपनी की रिसर्च करने में दोस्तों 12 से 13 घंटे का टाइम लगता है, जो आपका सिमट के 10 से 15 मिनट रह जाएगा दोस्तों। इसमें हमने की पॉइंट हाईलाइट करके डाले हुए हैं, 99% चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। जो वीडियो है 15 से 20 मिनट का रहेगा खाली, उसमें आपको जो है सारी चीजें मिल जाएंगी। इनकेस अगर आपको कोई फिर भी कुछ आपका मिसिंग लगता है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको हर कमेंट का आपके रिप्लाई दिया जाएगा। इससे आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आपका टाइम बचेगा, और साथ ही आप इसको फ्री टाइम में भी यूटिलाइज कर सकते हैं दोस्तों। फ्री टाइम का भी अच्छा खासा आपका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। आप इसको चलते फिरते ट्रेन में देख सकते हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं उस टाइम पे देख सकते हैं। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने टाइम का खुद से भी ज्यादा ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।